कश्मीर के अंदर सिचुएशन बड़ी खराब हो गई। पाकिस्तानी टेररिस्ट था हमजा, वार्निंग आई और किसी कंपनी को सीओ साहब जगह पे छोड़ के वापस जा रहे थे, लेकिन रोड के नीचे बहुत बड़ा एक्सप्लोसिव दबाया हुआ था। इनका जब जोंगा ऊपर उसके गया तो इन्होंने डेटोनेट किया। उसके हिस्से 100 मीटर दूर जाके गिरे और उसके अंदर जो लोग थे उनके जो बॉडी पार्ट्स थे वो पेड़ों पे टंग गए। बहुत बड़ा एक सिचुएशन बन गई थी। नए कमांडिंग ऑफिसर रातों रात दिल्ली से भेजे गए, उन्होंने उसको ढूंढ के और उसको मारा एंड ही वाज किल्ड रूथलेसली। ऐसी स्टोरी सुन के ना गूज़बम्स आ जाते हैं। लोगों को नहीं पता चलता लाइन ऑफ कंट्रोल पे कोई शहीद हो गया था। बिहार में भी एक मिनिस्टर नहीं था। तनख्वाह तो मिलती है, फ्री में तो थोड़ी हुआ था। तो तनख्वाह बहुत जगह मिलती है। कौन सी जगह पर तनख्वाह ये मिलती है कि आप ऑफिस जाएंगे और वहां जाके मर जाएंगे। हर एक कॉमनर जो है उनको अपने सेल्फ डिफेंस के लिए गन खरीदना अलाउ करना चाहिए। इंडिया में इलीगल गन्स आर ट्वाइस मोर देन द लीगल गन्स। तो क्यों ना ऐसी प्रक्रियाएं रखी जाए कि आदमी को इलीगल हथियार खरीदने की जरूरत ना पड़े। और मेरा पर्सनल ये मानना है कि अगर लीगल वेपन आपके पास में होगा तो आपकी अकाउंटेबिलिटी होगी, गन रिलेटेड क्राइम कम होगा। आज का हमारा एपिसोड एक इंडिया के ऐसे हीरो के साथ है जिन्होंने अपनी कंट्री को 20 इयर्स तक बहुत ही करेजियसली सर्व किया बिना अपनी जान की परवाह करे। आज के हमारे गेस्ट हैं कर्नल दानवीर सिंह। इन्होंने इंडिया को 20 साल से भी ज़्यादा सर्व किया है और हमने इनसे बात करी है हमारी कंट्री की सिक्योरिटी एंड रियलिटी के बारे में। हमने इनसे ये पूछा, जैसे अमेरिका में गन्स सबको अवेलेबल है प्राइवेटली अपनी सेफ्टी के लिए, क्या इंडिया में भी सबको अलाउ होना चाहिए? क्या इंडिया एक कम्प्लीटली सेफ देश बन चुका है? ऐसी कौन सी कंट्रीज़ हमारे आसपास जिनसे हमें बहुत डेंजर है? क्या चाइना जो हमारी बॉर्डर पे है, जिसकी वजह से हमें आए दिन प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, उनके पास हमसे ज़्यादा वेपन्स एंड बेटर टेक्नोलॉजी है? आपको ये देखने को मिलेगा कि इंडिया की रियलिटी इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी एंड अपॉर्चुनिटीज़ रिगार्ड्स टू डिफेंस है क्या। ये पूरा एपिसोड देखने से पहले राजमानी क्लिप्स और राजमानी शॉर्ट्स को जाके सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहाँ पर हम इस बड़े एपिसोड की छोटी छोटी क्लिप्स डालते हैं ताकि कम समय में आप एक बेहतर लीडर बन सकें एंड ज़्यादा इंसाइटफुल ह्यूमन बीइंग बन सके। इस पूरे एपिसोड का ऑडियो एक्सपीरियंस भी स्पॉटिफाई पे अवेलेबल है, वहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। एंजॉय द शो। सर, थोड़ी सी बात करते हैं आपकी सिख लाइट इन्फेंट्री पे। जब आप थे आपके टेन्योर में, तब कोई इम्पोर्टेंट जो आपको लगता है सबसे इम्पोर्टेंट काम आपने क्या किया एज अ यूनिट? तो मेरी यूनिट जब बीच बिहाड़ा में थी, हम लोग शाहजहांपुर में हमारी यूनिट थी। हम लोग तंगधार से शाहजहांपुर आए थे और पीस पोस्टिंग थी। पीस में आपका काम होता है अपने आप को ट्रेनिंग करना, अपनी ड्रिल्स ठीक करना, इक्विपमेंट की देखभाल करना और इस तरीके की चीज़, फैमिलीज़ के साथ में रहना, एक नॉर्मल लाइफ लीड करने की कोशिश करना, अदर देन एक्टिव एक्शन पैक्ड लाइफ, नॉर्मल पीसफुल। लेकिन कश्मीर के अंदर सिचुएशन बड़ी ख़राब हो गई। तो 95 में मई के महीने में या मई के महीने में यूनिट को कश्मीर भेज दिया गया कि आप जाइए 6 महीने वहाँ लगा के आइए। बीच बिहाड़ा एक इलाका था जो कि लिबरेटेड जोन आप कह सकते हैं। वहाँ कोई सारे पुल जले हुए थे, पुलिस थाने अबेंडेंड थे, कोई जाता नहीं था। वो आप उस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि उस तरीके का इलाका था। और वहाँ पे यूनिट पहुँची रातों रात। जो लगाने वाले थे उनको भी क्लैरिटी उस तरीके से नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे जाना बहुत मुश्किल था। तो रातों रात वहाँ पे पहुँचे। जब वहाँ पे पहुँचे तो एप्पल ऑर्चर्ड में पूरी यूनिट इकट्ठी होके मोर्चाबंदी करके पूरी रात उसमें रहे। एक थोड़ा सा एंग्जाइटी थी, कॉशन बहुत बड़ा था क्योंकि वो इलाका ऐसा था। अगले दिन फिर डिप्लॉयमेंट हुई कि अच्छा भाई ये तुम उधर जाओ, ऐसे ऐसे करके वो पूरे इलाके में लोग बंटे। और इस कार्रवाई में हमारे जो कमांडिंग ऑफिसर थे वो आईईडी की चपेट में आ गए। आईईडी इज इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइस।
और तो आईडी चला। उससे पहले वार्निंग आई, पाकिस्तानी टेररिस्ट था हमज़ा। हमज़ा पाकिस्तान का था, और जो टेररिस्ट होते थे, जो लीडर्स, जो उनके जो कमांडर्स होते थे, वो सारे के सारे पाकिस्तानी थे। तो ये हमज़ा पाकिस्तान का था, मेरे ख्याल से ये NWFP साइड का था। और उसने वो दिया था, वार्निंग दी थी। और ये अपना एक किसी कंपनी को CEO साहब जो है जगह पे छोड़ के वापस जा रहे थे, तो उसके लिए रोड ओपनिंग पार्टी भी लगी, सब कुछ हुआ। लेकिन रोड के नीचे बहुत बड़ा एक्सप्लोसिव दबाया हुआ था। ऊपर से कच्ची रोड बनी हुई थी, ग्रेवल ट्रैक, पता नहीं चल रहा था। ये गए, और इनका जब जोंगा, पहले जीप और जिप्सी जोंगा, अब तो जोंगे नहीं है, तो जब वो ऊपर उसके गया तो इन्होंने डेटोनेट किया। आप ये मान के चलिए इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें जोंगा कितना भारी वो था, फोर्ड एंडेवर जैसे गाड़ी का वेट आप समझ लीजिए। जोंगा वॉज वेरी हैवी। उसके हिस्से 100 मीटर दूर जाके गिरे थे, और उसके अंदर जो लोग थे, उनके जो बॉडी पार्ट्स थे वो पेड़ों पे टंग गए, और ऐसे इकट्ठे करे थे वो, और किसी के हाथ से, किसी की घड़ी से, किसी के कुछ से ऐसे अंदाज़ा लगाया कि हाँ ये है, और फिर वो इकट्ठे करे। एंड बहुत बड़ा एक सिचुएशन बन गई थी। दैट वाज द टाइम जब लोगों का मोराल उस तरीके से काफ़ी डाउन था, क्योंकि 5-6 लोग मारे गए, कमांडिंग ऑफिसर मारा गया। एक बड़ी चीज़ होता है यूनिट के अंदर, माई बाप होता है, सब लोग उसको उस निगाह नज़र से देखते हैं। सिविलियंस को ये चीज़ समझ में नहीं आती। ऑर्गेनाइजेशन, जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिट है, इट इज़ नॉट अ नॉन लिविंग थिंग, इट्स अ लिविंग थिंग। और सब लोग एक दूसरे से बहुत कनेक्टेड फील करते हैं, महसूस करते हैं, और उसका वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है कि अभी फ़ौज छोड़े मुझे 10-11 साल हो गए, आज भी वो कनेक्ट है। आज भी हम एक दूसरे के उसमें फंक्शंस में जाते हैं, पर्सनल फंक्शंस में जाते हैं, हमारे रियूनियंस होते हैं, उसमें हम लोग सब मिलते हैं, फ़ोन पे एक दूसरे से बात करते हैं, और एक बहुत ही क्लोज डेट वो है। किसी को कोई प्रॉब्लम इशू होती है तो हम एक दूसरे को हेल्प भी करते हैं, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है हमारा। आर बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग अंटिल डेथ, इट इज अनमैच्ड। मतलब बोला कि सरकारी नौकरी, वो ऐसा नहीं, इट इज नॉट सरकारी नौकरी, राइट। हमारी बातें एक सी होती हैं, हमारे एक अलग ही वो है। तो ये एक ऐसी कार्रवाई होगी तो लोग काफ़ी वो थे, नए कमांडिंग ऑफिसर रातों रात दिल्ली से भेजे गए, वो भी यूनिट के ही थे पुराने, और यूनिट में दोबारा से जोश आया, जज्बा आया, और ये हुआ कि अब इस हमज़ा को ढूंढ के मारना है। और मेरी यूनिट के ही उस समय कैप्टन नवरतन, उन्होंने उसको ढूंढ के और उसको मारा। और जब उसको मारा, डेड बॉडी होती है तो काफ़ी उसका वेट बढ़ जाता है। अब क्या रीज़न है ये तो मेरे को नहीं पता, बट एक किसी जिंदा आदमी को ऐसे गोदी में उठा सकते हो, अगर वो लाश बन जाए तो आप उसको नहीं उठाओ, बहुत हैवी हो जाती है। क्या कारण है आई डोंट नो। तो जब वो मार दिया तो उसको लेके आए थे, तो उसको रस्सी से बांध के घसीटते हुए लेके आए थे नीचे, एंड ही वॉज किल्ड रूथलेसली, ही वॉज नॉट स्पेयर्ड। एंड वहाँ पे जो लिबरेटेड जोन का जो झंडा लगा हुआ था, वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और भारत की रिट जो है वो मेरी यूनिट ने कायम करी, ये शहादत देके। दिस इज़ बाय द वे, ऐसी स्टोरी सुन के ना थोड़ा सा गूज़बम्स आ जाते हैं कि कैसे कि आप लोगों के लिए बहुत नॉर्मल है ये एवरी डे, बट फॉर कॉमन सिटीजन लाइक मी, मुझे ना एक मिनट के लिए ऐसे मैं ब्लैंक हो जाता हूँ कि भाई क्या क्या करते हैं। तो लोगों को हम पता नहीं लोगों चलता के लिए लोगों को नहीं पता चलता। अभी एक ट्विटर पे मैं देख रहा था, किसी ने कुछ डाला
उन्होंने एक कोई जर्नलिस्ट है, आगे नाम तो लिए नहीं जाएंगे, तो उन्होंने सब ट्वीट किया। कश्मीर में गई थी वो मोहतरमा, और उन्होंने वो ट्वीट किया। एक बड़े अच्छे न्यूज़पेपर की वो पत्रकार हैं कि ये लोग कह रहे हैं सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पे फौज और पुलिस की कॉन्वॉय जाती है तो पूरा ट्रैफिक रोक दिया जाता है, तो कहाँ नॉर्मल है? हम कोई ऐसे तरीके क्यों नहीं तलाशते कि लोगों को तकलीफ ना हो, लोगों को ये ना हो, वो ना हो? और उसके बाद में फौजी लोग तो खैर सेंटिमेंटल हो ही गए, तो उन्होंने जवाब दिया। तो उसमें इस पूरे डिस्कशन और डिबेट में एक लाल सलाम आ गए बीच में। तो उन्होंने, एक जनरल साहब ने कुछ ट्वीट को टैग किया था उस लेडी के ट्वीट को, तो वो लाल सलाम बीच में आए और उन्होंने बोला कि ऐसा कौन सा एहसान कर रहे हो यार, फ्री में तो नहीं कर रहे ना, तनख्वाह मिल रही थी ना। तो हमारे जैसे लोग को लगता है कि यार अब इसको हम प्रौढ़ शिक्षा, अब मेरे को कोई शिक्षा दे पाएगा क्या? बुढ़े आदमी है यार, अब कौन तुम्हें शिक्षा देगा इस उम्र में? यू गॉन पास्ट ना, तो तुम कन्विंस तो होगे नहीं, तो इसके मुंह नहीं लगता। लेकिन मेरे को ये समझ में आया कि इस तरीके की सोच है। पीछे कुछ साल में बिहार में भी एक मिनिस्टर ने कहा था जब कोई लाइन ऑफ कंट्रोल पे कोई शहीद हो गया था, कोई सैनिक, तो उसने बोला था भाई तनख्वाह तो मिलती है, फ्री में तो थोड़ी हुआ था। तो तनख्वाह बहुत जगह मिलती है ना? लेकिन कौन सी जगह पर तनख्वाह ये मिलती है कि आप ऑफिस जाएंगे और वहां जाके मर जाएंगे? आप मेरे को ऐसी कोई नौकरी बताएं जिसमें आपको तनख्वाह इस काम के लिए मिल रही हो कि आप वहां जाएंगे और आप लड़ेंगे और आप मर भी सकते हैं। अभी 3 दिन पहले मैं एक मेरे फ्रेंड से बात कर रहा था अबाउट, हम लोग भी इसी बात पे बात कर रहे थे, आर्मी, पुलिस, पीपल हु प्रोवाइड अस सिक्योरिटी, राइट? तो उसका मानना भी यही था कि ये सब लोग क्या है, मतलब क्यों हमारी गाड़ियाँ रोक देते हैं एक कॉन्वॉय निकालने के लिए, इतना ट्रैफिक कर दिया, इन लोगों को भी नॉर्मल जैसे चलाओ, ये करो। आई सेड अ लाइन जो मैंने एक बहुत पहले मूवी में सुनी थी, और मेरे उधर बैठे हुए सारे दोस्त 2 मिनट के लिए चुप हो गए। एंड आई सेड कि आई रिस्पेक्ट फ्रीडम ऑफ, मैं अग्री नहीं कर रहा था इस बात से, क्योंकि मैं लगा कि मिलना चाहिए स्पेशल पर्क्स, क्योंकि ये लोग जो कर रहे हैं वो हम करने की हमारी औकात भी नहीं है और हम सोच भी नहीं सकते। लाइक लेट्स बी वेरी क्लियर, दिस वाज, आई वाज बीइंग ब्रूटल टू माय फ्रेंड्स कि गाइज मतलब हमें कमेंट करने का कुछ नहीं। तो सब मुझे बोलते हैं अरे फ्रीडम ऑफ स्पीच है क्या, हम हमारे ओपिनियंस ही रख सकते क्या? तो मैंने बोला कि हम रख सकते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच, बट every time we are blaming people, we should always think that they are, like, we are commenting about freedom of speech under the very blanket of freedom which these guys are providing. It's a fact. So you should think about that. I'm saying आप फ्री रहो, आप आपके ओपिनियंस के लिए एंटाइटल्ड हो, लेकिन जिसकी वजह से हमें फ्रीडम है उन लोगों को सोच ज़रूर लो एक बार कि क्यों हमें मिल रहा है। डू यू थिंक कि तुम खुला रोड पे घूम सकते हो अगर एक पुलिस वाले के तुम्हारे पास ये नहीं, तुम्हें लगता है कि पुलिस मुझे बचा लेगी? क्या तुम रोड पे घूम सकते हो? तुम्हें ये पता है, अगर ये पता हो तुम्हें कि तुम्हारी बॉर्डर सिक्योर नहीं, आर्मी वाले लोग नहीं, तुम निकल नहीं सकते। आपको यूपी का कितना जबरदस्त एग्जांपल दिया। हाँ, मतलब उसी पुलिस की वजह से तो है, फ्रॉम पुलिस टू आर्मी, मतलब आप बॉर्डर सिक्योर करते हो, फिर इंटरनल बॉर्डर सिक्योर करते हो, सब चीज़ों की वजह से पूरा सिस्टम चल रहा है, जिसकी वजह से हम खुला रोड पे घूम रहे हैं और इतनी ओपनली बात कर पा रहे किसी भी बारे में। तो हमें एटलीस्ट थॉट तो देना चाहिए। हम जम्मू कश्मीर 2 दिन के लिए गए, देख रहे हैं उधर की कॉन्वॉय लगा हुआ है, हमें क्या पता उधर क्या हो रहा है, कहाँ से हम कमेंट कर सकते हैं? कमेंट बिकॉज उनसे क्वेश्चन, आई थिंक उनकी आर्मी में ही आपसे अगर आपने कभी कॉन्वॉय लगवा दिया, लेट्स से बीइंग एन ऑफिसर, आई थिंक आपको इनफ जवाब देने पड़ेंगे कि आपने कॉन्वॉय क्यों लगाया। हम कोई नहीं है क्वेश्चन करने वाले, आप इंटरनली सब संभाल लोगे। दैट इज़ द ट्रस्ट वी शुड हैव इन द पीपल हु आर प्रोवाइडिंग अस फ्रीडम। नहीं, वो तो है ही, बस वो तो है, सिंपल है। एंड प्लीज़ अंडरस्टैंड वेदर इट इज़ अ मिनिस्टर और दिस थिंग, अगर वो मीटिंग में जा रहा है तो वो 10 मीटिंग अलग अलग जगह पे कर रहा है, एड्रेस कर रहा है, मीटिंग इन अ सेंस नॉट पॉलिटिकल मीटिंग, फंक्शनल मीटिंग, तभी तो वो सिस्टम चलेगा ना।
अगर आप रोड पे ही टाइम निकालेंगे, दिल्ली में मेरे घर से और इंडिया गेट तक जाने के लिए 1-1.5 घंटा लगता है, है ना, और इंडिया गेट से एयरपोर्ट जाने के लिए फिर 1 घंटा लगता है। तो आप 2 घंटे ऐसे ट्रैवल करें, 2 घंटे वैसे करें, तो 4 घंटे। अगर मान लो कि मैं एक इम्पॉर्टेंट उसमें हूँ, तो देन आई शुड, इट इज इकोनॉमिक्स ना, टाइम की इकोनॉमी है। आप या तो एक काम करेंगे पूरे दिन में, या आप 10 निपटा देंगे। तो एज ए नेशन हैज़ टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि मैं इससे 10 काम निकलवाऊं या एक से मेरा काम चल जाए। एग्जैक्टली। डू यू थिंक कि सबको, हर एक कॉमनर जो है, उनको अपने सेल्फ डिफेंस के लिए गन खरीदना अलाउ करना चाहिए? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कभी आपने सोचा कि हर एक कॉमनर के पास में गन क्यों नहीं है? 1857, जिसको अंग्रेज लोग रिवोल्ट बोलते हैं और हम लोग पहले जंग आज़ादी कहते हैं, उसमें एक कारण ये था कि हिंदुस्तानी कॉमन इंडियन वो अपनी रक्षा सुरक्षा के लिए इंडिपेंडेंट, आत्मनिर्भर था। उसकी दीवार पर तलवार टंगी रहती थी और अपनी रक्षा के लिए वो कभी भी उसको निकालकर अपनी रक्षा सुरक्षा कर सकता था। जब ये चिंगारी भड़की तो इसी तलवार ने आक्रमण का रोल इख्तियार कर लिया। अंग्रेजों ने उसके बाद इंडियन आर्म एक्ट बनाया। इंडियंस को अब तलवार टांगने के लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ने लगी। आपके पास वो जो पावर थी वो आपसे ले ली गई। अब इसको आप डिबेट किसी भी तरीके से कर सकते हैं। क्या ये पावर वापस दे देनी चाहिए? अगर हम सब गन कैरी करेंगे और सबके पास गन होगी तो यस, अगर मेरे पास हथियार है तो उससे क्या फीलिंग आती है आपको? एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आती है। तो अगर उस लेंस से देखा जाए तो सबके पास एक एक हथियार होना चाहिए। बट उसका दूसरा साइड भी है। सबके पास हथियार हो गया, रोड पे चल रहे हैं साहब, थोड़ी सा झगड़ा हुआ, गाड़ी से गाड़ी टकराई, निकाल दी। और ऐसा अभी भी हो ही जाता है। हाँ हाँ हाँ, और बहुत होता है। नॉर्थ इंडिया में तो काफ़ी होता है। आई डोंट नो मुंबई में होता है कि नहीं होता। रोड रेजेस के केसेस तो हम सुनते रहते हैं। आई फील द सेम वे। आई थिंक कि दैट, तो अगेन यू हैव टू बैलेंस इट आउट। बट माई पॉइंट ऑफ व्यू इज कि अब इस पूरे आर्ग्यूमेंट का टेक अवे क्या है? तो क्या आप ने लोगों के पास हथियार रखने से रोक लिया है? इसका जवाब अगर आपको अपने आप से लेना है तो मैं सवाल पूछूंगा कि गुजरात के अंदर प्रोहिबिशन है, वहां पे दारू नहीं मिलती है, तो क्या गुजरात में दारू नहीं मिलती है ना? क्या आपका ताल्लुक महाराष्ट्र से है? आई डोंट नो महाराष्ट्र का क्या हिसाब किताब है, बट यूपी बिहार में कोई एक ऐसा घर, कोई एक ऐसा गांव जहां पर कंट्री मेड हथियार ना हो? कोई? इतना ज़्यादा पॉपुलर है? अभी तो कम हो गया। देखो ये सारी चीज़ें ऐसे होती हैं, जब स्टेट ने सिक्योरिटी आपको देना शुरू कर दिया, इलीगल वेपन कम हो गए। अब कोई नहीं, यूपी में बहुत कम हो गया। लेकिन एक टाइम था जब हर एक के घर में कहीं ना कहीं वो अनाज रखा हुआ है खूब सारा, उसके अंदर छुपा एक लोडेड अंदर रखा हुआ है। यू नेवर नो कब जरूरत पड़ जाए। तो इलीगल वेपन्स, जितने जो क्राइम होता है इलीगल वेपन से ज़्यादा होता है। इसको आम भाषा में कट्टा बोलते हैं। कट्टे से होता है ना, बहुत होता है, दुनिया भर का होता है। अब इलेक्शन आने वाले हैं तो देखिए इनका इस्तेमाल भी बढ़ता है। तो
क्यों ना, अब जो इलीगल वेपन होता है उसमें अकाउंटेबिलिटी नहीं है ना, लेकिन लीगल वेपन होगा तो उसमें अकाउंटेबिलिटी है। तो क्यों ना ऐसी प्रक्रियाएं रखी जाए कि आदमी को इलीगल हथियार खरीदने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये इस चीज़ के ऊपर एक डिबेट होनी चाहिए, इन्फॉर्म लोग इसके ऊपर बात करें। और मेरा पर्सनल ये मानना है कि अगर लीगल वेपन आपके पास में होगा तो आपकी अकाउंटेबिलिटी होगी, क्राइम, गन रिलेटेड क्राइम कम होगा। You know, I feel my opinion on this is कि मुझे लगता है लीगल अगर कर दिया जाए और बहुत इजीली, अगर दोनों में डिफरेंस है। हाँ, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि अगर लीगल एंड इजीली, ये दोनों चीजें फर्क है। लीगल, अगर लीगल वे में गन खरीदना और रखना इजी अगर कर दिया जाए कंपैरेटिवली जितना आज डिफ़िकल्ट है उसके वे में, तो मुझे लगता है कि बहुत लोग इतने सक्षम तो हो जाएंगे कि वो गन ले लें, बट लोग इतने सक्षम नहीं कि उसको कंट्रोल कर लें। एंड आई थिंक दैट्स द बिगर प्रॉब्लम। आई फुली एंडोर्स दैट पॉइंट। ले लेंगे एक बार में, उस टाइम पे जो उनका करंट माइंड स्टेट है वो अच्छा है, उनको प्रोटेक्शन के लिए चाहिए, रखा उन्होंने घर पे, सब बढ़िया है, बट द वे इंसान जितना वॉलेटाइल है और जिस तरह से चेंज होता है, आई थिंक वो कंट्रोलिंग एबिलिटी नहीं आती। एंड हियर्स माई पॉइंट, आई रेड अ ब्यूटिफुल आर्टिकल ऑन दिस कि मतलब लोग बोलते हैं कि गन लोग डराने के लिए रखते हैं, चलाने के लिए नहीं, राइट? बट जो इंसान गन डराने के लिए निकाल लेता है वो चला भी सकता है, चल भी सकती है वो, क्योंकि अगर वो इतना अनस्टेबल है माइंड से कि वो गुस्से में सिर्फ दिखा रहा है बेटा कि दिस इज माय गन, क्योंकि उसको पता नहीं है, उसको नहीं पता, मतलब वो इतना अनस्टेबल है कि उसे अपनी पावर प्रोजेक्ट करने के लिए गन दिखानी पड़ रही है, उसकी सिवियरिटी का, तो एग्जैक्टली, तो चल भी सकती। सो ऐसे ही हम सारे लोगों को अगर गन रखना प्रोटेक्शन के लिए अलाउ कर दिया, सो इट्स गोना बी वेरी प्रॉब्लमैटिक, बिकॉज लोग कंट्रोल, उनका स्टेट ऑफ माइंड कंट्रोल नहीं है। मे बी वो खरीदना कंट्रोल्ड है, बट वो चलाएंगे कब, कैसे, उनको नहीं पता। खुद पे भी चला सकते हैं, लोगों पे भी चला सकते हैं, फैमिली वालों पे भी चला सकते हैं, गुस्सा तो कभी भी आ सकता है। तो इसी चीज़ को तो मैं, इसीलिए मैंने यूपी का उदाहरण दिया कि मैं खुद यूपी का रहने वाला हूँ। वहाँ हर एक घर में कट्टा होता था ना, बट क्योंकि बाहर इतना डर था। हाँ, अच्छा, तो एक अकेला वेपन, और देखो आइसोलेटेड नहीं हो सकता कि भाई आप ठीक है लिबर्टी के नाम पर, फ्रीडम के नाम पर आप अलाउ कर दो, आप जाइए बाजार से खरीद के ले। नो, जैसे अमेरिका में भी ऐसे ही है कि आप बस किसी दूसरी स्टेट में चल रहा हो क्राइम, लेकिन आपने आपकी स्टेट में लेके खरीद लिया कि क्या पता हो जाए। नहीं, शौकिया खरीदा हुआ। आई लव गन्स। आई लव, हाँ, ये भी बहुत ज्यादा उधर। आई लव गन्स। आई कैन जस्ट गो, जैसे आप किसी मॉल या किसी स्टोर में जाते हैं कि आई वांट दिस गन, दिस इज माई आईडी, एंड करके इतना डॉलर्स, एंड देयर यू गो। एंड नाउ इफ यू वांट गन्स, if you agree on this, firstly you have to agree कि legal guns, or you will allow illegal guns to continue. As per statistics, India में illegal guns are twice more than the legal guns. So their statistics are there. हाँ, है, illegal guns तो बहुत है इधर। है, तो वो सोसाइटी में है, जिसने डराना है, चलाना है। इट इज ईजियर टू यूज एन इलीगल गन, दैट्स माई आर्ग्यूमेंट। लीगल गन को इस्तेमाल करना मुश्किल है। तो यू हैव टू हैव गुड लॉस, यू हैव टू हैव सिक्योरिटी। मैं अब यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, जब से लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पे इम्प्रूव, यूपी के अंदर आज की तारीख में इतना शानदार लॉ एंड ऑर्डर है, पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। क्यों बोल रहे हो ऐसे आप? जहाँ मैं रहता हूँ, मैं गन के टॉपिक पे आता हूँ, बट ये मैं बात कर रहा हूँ जहाँ मैं रहता हूँ। जब मैं वहाँ पे आया 2016 में, मैंने शिफ्ट किया नोएडा। हाँ, मैं जहाँ रहता हूँ थोड़ा सा, एक तो ग्रेटर नोएडा बड़ा स्पेस्ड आउट है, डिस्टेंसेस काफ़ी है, स्पेस्ड आउट है, ग्रीनरी बहुत है। तो एक प्रोफेसर साहब, उनकी हॉस्टल की ड्यूटी लगी थी, तो अपना वो 9 बजे अपने घर आ रहे थे। 9 बजे इज़ अ वेरी डिसेंट टाइम। यंग प्रोफेसर मोटरसाइकिल पे थे, लैपटॉप स्लिंग आर्म था, क्रॉस स्लिंग। उनको रोक लिया गया और उनके चांटे मारे, उनका लैपटॉप छीन लिया।
और पर्स वर्स मोबाइल सब छीन लिया। फिर इन्होंने बोला कि मैं प्रोफेसर हूं, तो उसको दिया कि अरे आप तो अध्यापक हैं। उन्होंने सारी चीज़ वापस कर दी। कहते यार ये टीचर है, वो अलग पार्ट है। उस टाइम में जब हम वहाँ पे आए तो लोगों ने बोला कि यार ये कहाँ आप आ गए हो। ये ध्यान रखना कि जो भी आपने चीज़ें खरीदनी करनी है वो सूरज छुपने से पहले कर लो। अगर लेट भी आ रहे हो तो बी वेरी वेरी केयरफुल। 2 व्हीलर का इस्तेमाल तो कभी मत करना। हाँ, गाड़ी वाड़ी तो लूट और इसकी घटनाएं बड़ी बहुत कॉमन 2016 में। आज की तारीख में नहीं है। आज की तारीख में 0। मैं दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यूपी की बात कर रहा हूं। दिल्ली में भी अनसेफ, बट यूपी इज एप्स। पहले आप किसी लड़की के कॉलेज के बाहर आपको गुंडे और वो जो स्ट्रीट रोमियोस दुनिया भर के खड़े हुए। अब दिखाइए आपके कहीं एक जगह दिखा दीजिए खड़े हुए, एक जगह। जो लूटपाट की घटनाएं जो पहले होती थी, ऐसा नहीं कि अभी नहीं होती हैं, लेकिन इतना कम हो गया है। देयर इज सो मच ऑफ सिक्योरिटी कि आप बड़े आसानी से मतलब चल सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास में अच्छा लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम है, पुलिसिंग इफेक्टिव है और लाइसेंस रिजीम आपकी स्ट्रांग है फॉर गिविंग वेपन्स। स्ट्रांग मतलब कि इट इज नॉट एज अ कर्ब, इट इज़ वेल ऑयल्ड, वेल रीजन्ड। और साथ में आपने जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ में आप हथियार लेते हैं, जैसे आप गाड़ी का लाइसेंस लेते हैं तो आपको गाड़ी चलाना आना चाहिए। टेक्निकली आपको कहीं टेस्ट देना पड़ता है। वो बात हो रही है कि इंडियन सिस्टम में वो भी पैसे दे के काम चल जाता है, बट आपको कागजों पे तो आपको एक ड्राइविंग टेस्ट देना पड़ेगा ना। आई एम श्योर गन्स में भी ऐसे ही हो जाएगा। बट अगर सिस्टम अच्छी तरह आप डेवलप कर लें, आप गन लेने जा रहे हैं, मेरे को लाइसेंस चाहिए, बिल्कुल आपको मिलेगा, ये लीजिए साहब लाइसेंस, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, आप ठीक ठाक हैं, यू आर एजुकेटेड, यू आर वर्किंग समवेयर एंड आई थिंक यू ओके फाइन। व्हाई डू यू वांट? आई जस्ट वांट टू कीप अ वेपन। तो ठीक है, ओके फाइन, ये लीजिए आप। फिर लेकिन ऐसे नहीं लीजिए, आप पहले आप ट्रेनिंग करके आइए इस वेपन की। फिर आपके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स होंगे जहाँ पे आपको वेपन ट्रेनिंग दी जाएगी, आपको उसकी लीगल एस्पेक्ट समझाए जाएंगे, डूज एंड डोंट समझाए जाएंगे, कैसे इसको इस्तेमाल करना है, कैसे रखना है, ये सब सिखाया जाएगा। और फिर आप एक पेपर देंगे, पास हो जाएंगे, प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, पास हो जाएंगे, फायरिंग टेस्ट होगा, पास हो जाएंगे, वो लेके आएंगे, फिर आप अथॉरिटीज़ को दिखाएंगे, आपको लाइसेंस दे देंगे, आप जाइए गन खरीद। तो इट हैज़ टू बी सीन holistically. It can't be बस एक टिक लगा के one liner नहीं हो सकता। You think Bihar also needs this kind of 100% यार। इनफैक्ट that would be a dream कि वहाँ भी कुछ इस तरीके से हो कि वहाँ पे लेकिन वहाँ पे वो कास्ट वाला हिसाब किताब बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही भयंकर है। और मेरे को इस चीज़ का अंदाजा टेलीविजन चैनल्स में हुआ। ओके, एक्सप्लेन कैसे? मेरा नाम है दानवीर सिंह। अच्छा सर, अभी मैंने कड़ा नहीं पहना है, मैं कड़ा क्योंकि मैं सिख यूनिट में काम करा तो कड़ा पहन। सर आपका नाम आप सिंह लगाते हैं ना? मैं कहा हाँ। ऐसे करते करते पूछ लेगा, आप पंजाबी हैं क्या सर? आप सिख हैं? मैंने फिर इधर उधर से वो ये तलाशने की कोशिश करेगा कि सिंह के आगे ये क्या लगाते हैं। उसका पूरा फोकस यही होगा। प्रोफेशनलिज्म पे किसी का ध्यान नहीं है, कोई इंटरेस्टेड नहीं है वहां पे। क्या ये कास्ट मैट्रिक्स में सही बैठ रहा है? जो लोगों की जो मेजॉरिटी है, क्या उसमें सही है? आपको हिंदी का उच्चारण ठीक नहीं, हिंदी चैनल में है, आपका उच्चारण खराब है, आपको नॉलेज धेले की नहीं है, मतलब बाय ऑल स्टैंडर्ड्स उनको वहाँ पे 1 मिनट नहीं खड़े होना चाहिए, लेकिन वो टॉप ऑफ द लाइन या रिपोर्टर हैं या एंकर हैं, जस्ट बिकॉज जो
कास्ट मैट्रिक्स के अंदर वो बिल्कुल सेट बैठ रहे हैं. एंड एनी ऑर्गेनाइजेशन इज रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी. चाहे वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो टेलीविजन हो, या आपका खुद का सेटअप हो. जैसी आपकी मेंटालिटी होगी उस हिसाब से आपका सेटअप होगा पूरा. ट्रू. उसी तरीके से पूरे एनवायरनमेंट का बिहेवियर होगा, क्योंकि लोग भी आपने उसी हिसाब से सिलेक्ट करे ना. तो ये चीज़ मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है. और इंग्लिश चैनल्स में चले जाएंगे तो वहाँ पे प्रोफेशनलिज्म आपको ज़्यादा दिखेगा. वहाँ पे आपकी कैपेबिलिटी और क्वालिटी को ज़्यादा सम्मान दिया जाता है. या बाकी हिंदी चैनल्स में बाय एंड लार्ज उस सब की वैल्यू नहीं है आज भी, बहुत ज़्यादा. एंड आपको इतनी हैरानी होगी यार कि ये कैसे है. अब नॉर्मल भी बात कर रहे हो, अरे यार वो अच्छा, तो वो ऐसे करके बात करेंगे, अरे अरे अच्छा 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 वो अरे वो सब कहीं ना कहीं से कास्ट, हर चीज में सबसे पहले वो, बाकी सब बकवास है. अब क्या लगता है कंट्री ज़्यादा अनसेफ इंटरनली है कि एक्सटर्नल फोर्सेस से टुडेज कंडीशन? क्योंकि 2001 90s 2000s में इनफैक्ट टिल लेट 2010 तक हम लोग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से ज़्यादा अनसेफ थे. आज क्या सिनेरियो है? एक्सटर्नल जो मतलब एक्सटर्नल टेररिज्म वर्सेस इंटरनल टेररिज्म, लेट्स जस्ट पुट इट दिस. नो, I'll make it a little complex. Okay. No, that's too simple. No. External forces trying to destabilize the country through internal means. Okay, explain. Right? Examples भी देना. हाँ, example है कोई भी जो आपने external terrorism, internal terrorism, it is this way only. The not so amicable countries are trying to destabilize you. Nobody likes in this world. Nobody is happy that you are growing and you are getting stronger. कोई खुश नहीं है. अमेरिका भी आपसे खुश नहीं है. अमेरिका भी परेशान है. तो ये सोचना कि अमेरिका या यूके आपके दोस्त हैं, या आपने यूके की इकोनॉमी को क्रॉस कर दिया तो वो आपसे बहुत खुश है, ये आपकी गलत फहमी है. और आपके दुश्मन सिर्फ पाकिस्तान है और अमेरिका या यूके नहीं है, ये भी आपकी गलत फहमी है. ओके. आपके फ्रेंड आप खुद हैं और आपको अपनी हिफाजत करनी पड़ेगी. आपको डिस्टेबलाइज करने के लिए बहुत सारी ताकतें लगी हैं, क्योंकि जब आप उभरेंगे तो आप स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, और जब आप स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे तो किसी की स्पेस श्रिंक होगी. यू गॉट द पॉइंट? और जिसकी हेजेमनी चल रही है दुनिया में वो पसंद नहीं करेगा. तो जो फ्रंट है, जो आपको कभी पाकिस्तान दिखेगा, कभी अफ़गानिस्तान दिखेगा, लेकिन इनके पीछे फोर्सेस कौन सी हैं वो आपको समझ में नहीं आएंगी. तो ये रिस्क है, और ये रिस्क जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करेंगे आपका ये रिस्क फैक्टर बढ़ता चले जाएगा. आज की तारीख में अगर खतरे की बात करें तो आज खतरा 2014 से कई गुना ज़्यादा है. उसका कारण ये है कि आप ग्रो कर रहे हैं, आप प्रॉस्पर कर रहे हैं, आप स्ट्रांग हो रहे हैं, और ये लोगों को पसंद नहीं आ रहा है. अब लोगों का अपना अपना ओपिनियन है, लेकिन जो मेरे को समझ में आता है, जैसे फार्मर्स प्रोटेस्ट है, उसके अंदर एक एलिमेंट मेरे को इंटरनेशनल नज़र आता है, बहुतों को नज़र आता है. हमने देखा कैसे कनाडा ने हमारे को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करी, यूएस ने कोशिश करी पन्नू को लेकर. तो ऑल दोस थिंग्स वो आपको बैकफुट पे करने, आप बैकफुट पे हो गए ना. जब ये इशू निकल के आता है तो आप बैकफुट पे हो जाते हैं. वो आपको रोकने का प्रयास ही कर रहे हैं ना. लाइकवाइज जो नक्सलाइट एरियाज के अंदर जो भी है, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो
सब कुछ लेफ्टिस्ट हो, ये जो डार्क वर्ल्ड है वहाँ से फंड हो रहा है एक्सटर्नली, कहाँ से क्या बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ मूवमेंट होता है। वो एक सब सरफेस जो मूवमेंट है, जो नज़र नहीं आता, जो समझ नहीं आता, वो एक अलग ही टर्बुलेंट वो है, उसके डायनेमिक्स बिल्कुल अलग है। और जो लोग ऊपर बैठे हैं शीर्ष पर, उनको वो डायनेमिक्स बहुत अच्छी तरह समझ में आते हैं और अच्छी तरह टैकल भी हो रहे हैं, मैनेज भी हो रहे हैं। तो ऊपर से सब अच्छा है, लेकिन पीछे बहुत कुछ चल रहा है, तब जाके वो ऊपर से अच्छा दिख रहा है। ओके, तो अब इस पे बात करते हैं थोड़ा और, ठीक है। एक्सटर्नल जो फोर्सेस हैं, जैसे मान लो कि अगर टॉप 3 कंट्रीज़ हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स से अमेरिका है, चाइना है, अब तो इंडिया हो गया, बट फॉर अ डमी प्लेस जैसे रशिया है, ये सब अपने अपने गेम्स खेल रहे हैं इन अ वे कि इंडिया को पावर नहीं मिले, क्योंकि अगर इंडिया पावरफुल होगा तो इनमें से किसी ना किसी की स्पेस और सीट लेगा, बिल्कुल लेगा, और वो पसंद नहीं है। और एक बार हमारी इकोनॉमी ज़्यादा हुई, पैसे ज़्यादा हो गए, तो किसी ना किसी फील्ड में तो इन तीनों को बीट करेगा। इट कैन बी आर्म्स, इट कैन बी मिलिट्री, इट कैन बी इकोनॉमी, इट कैन बी मनी, इट कैन बी न्यू कंट्रीज, व्हाटएवर, राइट, मल्टीपल प्लेसेस। तो यही लोग इंटरनली जो हमारे इधर चीज़ें होती है, वो सब टेक्निकली नैरेटिव क्रॉस करने की कोशिश करते हैं ताकि इंडिया पे लोगों का बिलीफ कम हो जाए। दैट्स व्हाट द लार्जर सेंटिमेंट इज, जो आप बताना चाह रहे हो। तो ये कैसे करते हैं? What is the way to do it? एग्जाम्पल के साथ चलते हैं। हाँ, मतलब give me 3-4 examples. I know one example which is कि बहुत लोग इंडिया के अगेंस्ट बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स पब्लिश करते हैं कि लार्जर सेंटिमेंट ग्लोबल इन्वेस्टर्स का रुक जाए, क्योंकि दिस आई रेड इट वेरी रिसेंटली कि हाउ, मतलब उसमें कहीं पे भी पूरा आर्टिकल में नाम नहीं लिखा था इंडिया, बट पूरा आर्टिकल वाज इन अ वे कि इंडिया के लिए ही था। वो पूरा आर्टिकल ये समझाना चाह रहा था कि कैसे बड़ी इकोनॉमीज़ एक राइजिंग इकोनॉमी को टारगेट करके उससे इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट हटाने की कोशिश करती हैं। क्योंकि रिसेंटली अभी JP मॉर्गन ने अनाउंस किया कि वो अपना जो बॉन्ड है फर्स्ट टाइम वो इंडिया के लिए भी ओपन करेंगे और इंडिया में भी इन्वेस्ट करना US के लोग स्टार्ट कर देंगे। सो जब ग्लोबल हज़ारों खरबों रुपए इंडिया में लगने वाले हैं, तो कुछ सेंटिमेंट्स, कुछ पावरफुल लोग ये चाहते नहीं है, तो वो बहुत सारी इंडिपेंडेंट रिसर्च फंड करते हैं कि इंडिया में ये गलत हो रहा है, इंडिया में ये गलत हो रहा है, इंडिया में सब कुछ गलत ही हो रहा है, पॉलिटिक्स बहुत महंगा हो रहा है, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के साथ क्या हो रहा है, दंगे बहुत खत्म हो रही है, डेमोक्रेसी खत्म हो रही है, इसमें पैसे मत लगाओ, बहुत सारी चीज़ें। स्टार्टअप वर्ल्ड में क्या हो रहा है, अदानी के साथ सब डूब गया, सब एवरीथिंग, राइट। एंड ये सब फंडेड होता है और इन सब की लिंक्स होती कि हाउ मोर और लेस एक सोर्स से सब आते हैं। एंड दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड, क्योंकि मोर और लेस 2-3 जगह ही है जो पूरी जगह एक नैरेटिव फैलाने की कोशिश करी कि हाउ पीपल शुड नॉट बिलीव इन दिस बिग बबल जो बस्ट होने वाला है, और ये फंड होता है दूसरी कंट्री से, विच इज़ मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग था, वो जस्ट अंडरस्टैंडिंग द होल सीन। सो ये एक तरीका होता है कि मीडिया को आप किसी न किसी तरह से इन्फ्लुएंस करो ताकि पब्लिक का और इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट कम हो जाए। और क्या तरीके होते हैं? देखिए, बिल्कुल आपने बिल्कुल यू सेड इट, लेकिन इसको अब एग्जाम्पल के साथ चलते हैं। कई सालों से, ये दशकों से ये प्रेडिक्शन है कि अगली सदी एशिया की सदी होगी और भारत एक महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाला है। भारत की जो भौगोलिक स्थिति है, जो उसकी ज्योग्राफी है, जो उसका पॉपुलेशन डिविडेंड है, डेमोग्राफिक डिविडेंड, इन सब को देखते समझते हुए और जिस तरीके की डेमोक्रेसी है, इंडिया एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेयर इस एशिया सदी के अंदर भी उभर के निकलेगा। हमने देखा कि 90 के दशक में चाइना, जहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है, डंडे के जोर पर उसने इकोनॉमिक रिफॉर्म और ये सब कार्रवाई करी और उसकी GDP 89 में हमसे या हमारे बराबर थी। वो हमसे आज मेरे ख्याल से 10 या 15 या 20 गुना, पता नहीं, जो भी है, बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा आगे निकल गई।
और हम धीरे धीरे अभी उसी स्पेस में, उसी स्पीड में चल रहे हैं। वो पिछले कुछ सालों में हमारा इम्प्रूवमेंट हुआ है। अब ये चीजें सबको दिख रही है ना, चाइना को भी दिखी। चाइना को लगा कि ये तो गड़बड़ हो जाएगी, और कोविड स्टार्ट हुआ। चाइना के अंदर कोविड बड़ी जोर शोर से फैला। तो चाइना को ये बिल्कुल समझ में आ गया कि ये कोविड, क्योंकि पहले तो उसने छुपा के रखा, धीरे धीरे दुनिया को पता लगा, लेकिन उसको तो पता लग गया था ना कि किस स्पीड से चल रहा है, और उसको आगे उसको ट्रेजेक्ट्री दिख रही थी कि ये ऐसे चलेगा तो इससे क्या इफेक्ट होगा। तो अगर ये इफेक्ट होगा तो कहां जाएगा बिजनेस? साउथ एशिया में जाएगा, साउथ ईस्ट एशिया में जाएगा, और सबसे बड़ा कंटेंडर इस गेम के इंडिया होगा। तो क्या करना चाहिए? बॉर्डर्स के ऊपर फौजें लगा के, और आप एक वॉर हिस्टेरिया टाइप और या वॉर क्लाउड्स गैदर करके आप दुनिया को स्केयर कर देंगे। हमारे पास बहुत अनस्टेबिलिटी है, बॉर्डर रिजॉल्व नहीं है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपका पैसा डूब जाएगा। आप मेरे को बताइए कि एज ए बिजनेसमैन आप कभी उस मोहल्ले में अपनी दुकान खोलेंगे जहाँ रोज पत्थर चलते हो? नहीं खोलेंगे ना। कभी कांच टूट जाएगा, कभी कुछ टूट जाएगा, कभी ये वो, या जहाँ पे हफ्तेबाजी खूब चलती है तो साला वहाँ पे क्या फायदा होगा, राइट? जहाँ पे से फोर्सेस खड़ी है वहाँ पे भी बहुत सोचूंगा कि रोज क्यों खड़ी होती है। बिजनेस बड़ा पीसफुल बिजनेस, बहुत ही शांत प्रिय इलाकों में जाता है, जो बहुत कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिले वगैरह वगैरह। तो चाइना ने फौजें एक्स्ट्रा लगा दी दुनिया को दिखाने के लिए कि यहाँ पे इंस्टेबिलिटी, हमें भी फौजें लगानी पड़ी। ठीक है। फिर आपने एक ये पढ़ा होगा कि चाइनीज जो शी जिनपिंग की जो एक पॉलिसी है, वो ये पॉलिसी ये है कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज के अंदर उनके रूल्स का इस्तेमाल करके उनको अंदर से सबवर्ट कर लो। मतलब थोड़ा समझाओ। हाँ, डेमोक्रेसी के अंदर क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लिबर्टी है, मीडिया है, इलेक्शंस है, वोट है, जैसे बहुत सारे टूल्स हैं। हाँ, टूल्स है। तो इनके अंदर घुस जाओ। इलेक्शन के लिए आपको पैसा चाहिए तो आप वहाँ पैसा दो जो आपके लिए फ्रेंडली हो। मीडिया पैसे से चलता है, नेचुरली प्राइवेट मीडिया है, उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं आप पैसे देंगे। एंड लाइकवाइज फिर आपने जैसे बोला कि बहुत सारी NGOs हैं जहाँ से पैसा रूट होके इधर आएगा। आपने किसान आंदोलन, कितना फंडिंग वेस्ट से आई, कितनी फंडिंग आई, देखो कितना तमाशा हुआ, क्या इमेज गई कि इंडिया में अनरेस्ट है, राइट? दिल्ली के ऊपर आप बैठे हुए 1 साल 1.5 साल से, इंडिया इज नॉट स्टेबल, फार्मर्स आर अनहैप्पी, राइट? इट वॉज हैंडल्ड वेल, वो लोग चले गए। इस बार जो फार्मर एजिटेशन जो शुरू हुआ, बहुत ही सही तरीके से उसको एक जगह पे, बिकॉज इट इज पॉलिटिकली मोटिवेटेड। ऐसा इशू नहीं है। खेती तो हम भी करते हैं, हमारे पास भी तो खेत है, मेरे पास है, मैं बिल्कुल किसान हूं, मेरा तो किसान वाला खाता भी है, बिल्कुल हार्डकोर किसान हूं। तो ऐसी कोई इशू नहीं है। जिस तरीके से वो इशू पोर्ट्रे होता है, इश्यूज अलग अलग टाइप के हैं। तो अनस्टेबल है, तो ये दिखाने की कोशिश चल रहा है। अब इस अनस्टेबिलिटी के अंदर एक चीज और है, दैट इज टेररिज्म भी डाल दीजिए आप इसके अंदर, नेक्सलिज्म का भी हिसाब किताब कर दीजिए आप, लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज क्रिएट कर दीजिए, पॉलिटिकल वायलेंस और पॉलिटिकल कंफ्यूजन क्रिएट कर दीजिए। तो बेसिकली आप पोर्ट्रे कर रहे हैं कि कंट्रीज अनस्टेबल। फिर वो हिंडनबर्ग टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो आपके जो टॉप आइकॉनिक जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो दुनिया में नाम है, जो हजारों लाखों लोगों को नौकरियां दे रहे हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा कर रहे हैं इस देश की इकोनॉमी और इसके ग्रोथ में, उसको टारगेट करके उसको गिरा लो, इकोनॉमी को डिस्टेबलाइज कर दो।
ये सारा खेल चल रहा है, सारा खेल चल रहा है। थोड़ी डिफेंस की बात करते हैं इस पर, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं टेररिज्म और इंडिया आज की तारीख में वर्ल्ड का सबसे बड़ा वेपन्स इंपोर्टर बन गया है, राइट? वी इंपोर्ट वेपन्स। हम पहले अभी रशिया से हम लोग ख़रीद रहे हैं, रशिया से हमारी डील है। हम यूएस से अब ख़रीद नहीं सकते ज़्यादातर, क्योंकि यूएस अपना गाज़ा वॉर फंड करने में लगा हुआ है, राइट? रशिया इधर यूक्रेन को फंड करने में लगा हुआ है। तो इस टाइम पे जब हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारे वेपन्स की और एडवांस करने के लिए, टेक्नोलॉजी बढ़ाने के लिए, क्योंकि हमारे पास में जो नेबरिंग कंट्री है वो अपनी कैपेसिटी बढ़ाते जा रहा है। जैसे चाइना इज़ गेटिंग बेटर एंड बेटर, बिगर एंड बिगर एवरी डे। तो इस टाइम पे हम इंटरनली कितने स्ट्रॉन्ग है हम लोग कि हम खुद वेपन्स बनाना कब स्टार्ट कर सकते हैं? डू यू थिंक कि हम आत्मनिर्भर वेपन्स में भी बन पाएंगे? क्योंकि हम बहुत बड़े इंपोर्टर हैं और हम जितने भी डिपेंडेंट हैं वो सब अपनी अपनी लड़ाइयों में बिजी हो गए। जी हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं कि हम एक बहुत बड़े इंपोर्टर हैं, और इसमें भी डाउट नहीं होना चाहिए कि पिछले 10 साल में हम हथियारों का एक्सपोर्ट भी करने लग गए हैं, और कई हज़ार करोड़ के हथियार हम हर साल बेचते हैं। ये वाले फिगर्स नहीं, अभी हाल ही में राजनाथ सिंह जी ने ये फिगर्स दिए थे। अच्छा। और हम बहुत बड़े पैमाने पर डिफेंस का एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। कौन सी कंट्रीज़ में हम कर रहे हैं मेजरली? मैं आपको बता रहा हूँ, हम वियतनाम को हथियार दे रहे हैं, फिलीपींस को हथियार दे रहे हैं, हम यूएई को हमने हथियार दिए हैं। लाइकवाइज हम साउथ अमेरिका में हथियार दे रहे हैं, अफ्रीका में हथियार दे रहे हैं। तो हम हथियार दे रहे हैं, और इंडिजिनसली मेड हथियार हम दे रहे हैं। आज की तारीख में मेरे ख्याल से शायद हम हर एक श्रेणी में कुछ ना कुछ बना रहे हैं। शायद वो टॉप ऑफ द लाइन ना हो, लेकिन वो है। कुछ समय पहले, कुछ सालों पहले हमारे पास कुछ नहीं था, तो अब है। अब क्यों नहीं है, ये बड़ा विचित्र सा लगेगा कि जब भी जनरल इलेक्शन आते थे एक मेजर आर्म्स डील होती थी। अगर हम एक कलर प्रिंटर लेने अभी जाएं कि मेरा ये प्रिंट निकाल दो, वो 10 रुपए लेता है। आई डोंट नो मुंबई में कितना लेता है। अब मुझे बैनर बनाना है, आपकी जितनी बड़ी ये दीवार है, फ्लेक्स प्रिंटिंग करानी है एक, तो कितने का पड़ेगा? और मेरे को पूरे शहर में लगाने हैं, तो वो कितने का पड़ेगा? फिर मेरे को लोग रैली करने के लिए मेरे को मंच बनाना है, मेरे को लोग इकट्ठा करने हैं, बहुत पैसे चाहिए। कितने पैसे चाहिए? कहाँ से आएगा वो पैसा? ये हमारे सिस्टम का ड्रॉबैक भी है ना। तो ये एक रूट था कि यार ये चलो देश के नाम पे पैसा कमा लेते हैं, है ना। तो आपने अरबों खरबों की डील करी, उसका एक 1% भी मिल जाए तो आपका इलेक्शन फंड हो जाता है और आप जीत जाते हैं। दिस इज हाउ इट हैज़ बीन वर्किंग। तो वो अब आप बोलेंगे यार ये क्या आप फालतू की बात कर रहे हैं। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, बड़ा बढ़िया एग्जाम्पल देता हूँ, और ये ऑन रिकॉर्ड है। मेरा ये आर्टिकल लिखा हुआ है, ये बताओ। इट इज़ अ पब्लिश्ड आर्टिकल। जब हमने बोफोर्स खरीदी, बड़ा स्कैंडल हुआ, बोफोर्स आई साहब, और कानूनी तौर पर लोग बरी भी हो गए कि भाई इसमें कोई स्कैंडल नहीं था। दैट इज ऑल्सो ब्यूटी ऑफ आवर सिस्टम। बोफोर्स के साथ में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी हुई। ओके। और जबलपुर गन कैरेज फैक्ट्री में या समवेयर एक आर्टिलरी का एक सेल था, गन का एक सेल। वहाँ पर एक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग एक ब्रिगेडियर उसको हेड कर रहा था, और उन्होंने वो टेक्नोलॉजी जो हमें मिली उसके ब्लूप्रिंट्स को लेकर हमने प्रपोजल दिया कि हम ये एक और इसका बेटर वर्जन हम बना सकते हैं इंडिया में। और उन्होंने उस पर काम भी करना शुरू कर दिया। जब उन्होंने काम करना शुरू कर दिया,
जब भारत सरकार को ये पता लगा कि ये बोफोर्स से भी बेहतर सिस्टम बनाने के प्रोसेस में शुरू हो गए हैं, द कंप्लीट सेल वाज शट डाउन. कंप्लीट सेल वाज शट डाउन. और हमारा जो आर्टिलरी गन सिस्टम बनाने की जो एस्पिरेशन थे वो खत्म हो गई. बाद में वो फिर वो दरवाजे खुले, फाइलें खुली, धूल हटी, और फिर उसी टेक्नोलॉजी के बेसिस पर हमने एक धनुष गन सिस्टम तैयार किया है विच इज़ बेटर देन बोफोर्स. लेकिन ये काम आज से 20 साल पहले हो जाता तो आज हम कहीं और होते. तो वहाँ पे तो हम चाहते भी नहीं थे ना. आप कामधेनु गाय को मार नहीं सकते ना. तो उस टाइम पे इलेक्शन फंड करने के लिए ऐसा परसेप्शन बनता है. आप ऑथेंटिकली तो नहीं कह सकते कि आपके पास में कोई ऐसी, बट आपको ये पैटर्न नजर आता है कि यार ये कि हम सैटेलाइट भेज सकते हैं, हम सारे चीजें कर सकते हैं, लेकिन हम एक राइफल नहीं बना सकते. है ना? इजंट इट फनी? एग्जैक्टली, दिस इज फनी कि क्यों नहीं बना, एक राइफल नहीं बन पा रही हमसे. बिहार में वो कट्टे वाले और वो एक ट्रू कॉपी बना देते हैं वो बैठ के, लेकिन हमारे डिफेंस के एस्टैब्लिशमेंट एक क्रेडिबल हथियार, एक इन्फेंट्री सोल्जर का वेपन नहीं बना पा रहे. क्योंकि बनाना देना नहीं चाहता कोई. हाँ, लेकिन अब खैर बहुत सारा मूवमेंट हुआ है, अब बन रहा है. अब काफ़ी सारी चीज़ें जो है इंडिया बनना स्टार्ट हो गई जी. अभी ए टैग्स आ गई, दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट गन सिस्टम है. क्या? आर्टिलरी का. ओके. वन ऑफ द बेस्ट. आई थिंक द लॉन्गेस्ट रेंज आर्टिलरी गन अवेलेबल इन द वर्ल्ड इज ए टैग. वो इंडियन है. सो हम फाइटर्स बना रहे हैं, हम एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया हमने, सब कुछ बना रहे हैं, लेकिन राइफल अभी भी नहीं बना पा रहे हैं. क्योंकि वो बाहर से आती है ना, पैसे बनते हैं उस पर. अब जब इतनी बड़ी बड़ी चीजें बना रहे हैं तो ये भी हम बना लेंगे. तो राइफल में तो खैर अब क्या पैसे बनेंगे. डू यू थिंक अमेरिकन या चाइनीज लोग के पास बेटर गन्स है हम लोग के हमसे, या बेटर वेपन्स है हमारे से? चाइनीज के पास तो ऐसे हमसे अच्छे वेपन्स नहीं है. चाइनीज के पास में बल्क है, बट टेक्नोलॉजिकली इन मैनी केसेस वी आर फार एडवांस्ड. हम चाइना से एडवांस हैं टेक्नोलॉजी में, इन वेपन टेक्नोलॉजी में. भाई आप अमेरिका से P8 लेके आए हैं तो टॉप ऑफ द लाइन है ना. फिर चाइना के पास तो उसका कोई मुकाबला नहीं है. चाइना को तो अमेरिका नहीं देगा ना, तो चाइना को खुद बनाना है. हम तो अमेरिका से लेके आ गए, अमेरिका से M777 लेके आए हैं, तो इट इज टॉप ऑफ द लाइन. चिनूक हेलीकॉप्टर ले आए, अपाचे ले आए, तो दे आर द बेस्ट. So that technology that we have is the best. Indigenous technology may not be of that level, but it is improving by the day. Yeah. जो हमारे जो रेडार सिस्टम्स हैं, जो हम रेडार्स बना रहे हैं, आई थिंक दे आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड. अभी जो तेजस जो हमने फाइटर एयरक्राफ्ट बनाया है, इट्स अ वेरी गुड एफर्ट डन बाय आवर साइंटिस्ट एंड आवर पीपल. And things are improving. I mean, so that's it. But America today has the best, obviously, weapons in the world. Absolutely. Better than Israel? Israel is dependent on America. Totally. भाई बहुत सारी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज जो हैं वो तो अमेरिकन है ना. सी वेपन में ओके, ब्रह्मोस मिसाइल नाम सुना है, सबने सुना है. मिसाइल आपने 26 जनवरी मिसाइल देखी होगी. अब 90% इंडिया बनाता है, 10% उसमें रशियन वो था. अब वो 10% भी हम बनाने लग गए, तो अब 100% हम बना लेते हैं. अब वो 10% क्या है? वो है सीकर. सीकर मतलब जो टारगेट को सीक करेगा, जिसकी वजह से वो टारगेट पे जाके लगेगी. तो प्रिसिशन
वहाँ उसी का टेक्नोलॉजी, हाँ। वो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है। बाकी आप पूरा बना लीजिए, ये आपका पूरा ये लगा हुआ है, ये मैं बनाता हूँ, ये आप बनाते हैं, ये सब। लेकिन अमेरिका हमको इसके अंदर जो डायफ्राम है जिससे क्वालिटी वो आता है वो बनाता है वो। तो अगर तोल के देखें तो 99% हम बना रहे हैं, वो 1% वो बना रहा है, बट वो नहीं होना है 99% वेस्ट, कोई वैल्यू नहीं है। और वो टेक्नोलॉजी सिर्फ उसी के पास है। तो इजराइल भी टोटली डिपेंडेंट ऑन अमेरिकन टेक्नोलॉजी है। परफेक्ट सर, आई हैड so many things to talk to you. मैं और बात कर सकता हूँ, but I think this was a good podcast. Well, I don't know whether I made sense or not. No, you did. I loved it. Right, and thanks for being such a nice guest कि आपने हमारे साथ हमारी conversation करी. It was fun. I love talking. Thank you so much, sir. It was evident. Thank you so much. Thank you for coming here, sir. Bye-bye. Pleasure. थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए। हमें बताओ कमेंट्स में कि हमने कहाँ गलतियाँ करी, ताकि हम उन गलतियों से सीख सकें और आपके फीडबैक को सीरियसली लेकर इस एपिसोड और इस पॉडकास्ट को और भी बेहतर बना सकें। हमारा ड्रीम है कि हम इस इंडियन पॉडकास्ट को वर्ल्ड नंबर 1 बनाएंगे फॉर पर्सनल ग्रोथ, एंड उसमें आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ लेट अस नो इन द कॉमेंट्स कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप देखना चाहते हैं एंड कौन सी ऐसी चीज़ें जो हम अवॉइड करें फ्रॉम नेक्स्ट एपिसोड्स। आपको पता है कि जाने से पहले ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ शेयर करना है जिसको इससे बहुत हेल्प होगी, बिकॉज वन कॉन्वर्सेशन इज़ इनफ टू चेंज समवन्स करियर, माइंडसेट एंड लाइफ। Until next time, keep figuring out.